माननीय भानु प्रताप सिंह साहब का यहाँ पर स्वागत करेंगे। जल्दी आइए पार्टी जी। सभी लोग तालियों के गूंज में स्वागत कीजिए। साहब दिल्ली से इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में उपस्थित एडीआरएम और उनको यहाँ तक हमारे बीच में लाने का काम जिन्होंने किया है वो हमारे मोटरमन भाई आयुष्मान एसएम गमरे साहब के लिए आप तालियां बजाइए। और मैं इसी तालियों की गूंज में बुलाना चाहूँगा यहाँ पर माननीय भानु प्रताप सिंह साहब आपके लिए कोई टाइम का बंधन नहीं, हम लगातार आपको सुनना चाहते हैं। हम लोग आपको लगातार यूट्यूब में सुन रहे हैं, सोशल मीडिया में सुन रहे हैं। मैं बुलाना चाहूँगा आयुष्मान भानु प्रताप सिंह साहब को। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 131वें जन्म दिवस पर उनके पावन पुनीत चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और आप सभी भाइयों को, बहनों को, देशवासियों को, दुनिया के लोगों को उनके जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। मंच पर उपस्थित आदरणीय सतीश केदारे साहब, आदरणीय के ठाकुर साहब, संजय जी, दीपक जी और ऑल इंडिया SCST रेलवे एसोसिएशन रनिंग के तमाम पदाधिकारीगण, मैनेजर, मोटरमैन और यहाँ पर मुझे YouTube पर सुनने वाले और मेरे साथ लगातार संपर्क में रहने वाले जो आए साथी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। साथियों, बहुत अच्छी तरह से आदरणीय सतीश केदारे जी ने और के ठाकुर साहब ने बाबा साहब के विषय में, उनके कार्यों के विषय में, उनकी शिक्षाओं के विषय में बताया है। बाबा साहब के विषय में बोलना एक तरह से सूरज को दिया जलाना, दिया दिखाना, बस इतना ही है। उनके विषय में हम कितना ही बोले वो कम है। लेकिन मैं ये मानता हूं, जो अभी हमारे साथी बोल कर गए हैं, डीआरएम साहब ने भी कहा कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो संदेश हमें दिया, उन्होंने जो हमारे लिए, पूरे देश के लिए किया, हम उसे कितना समझे और कितना अपने जीवन में उसमें अमल में लेकर आए। मैं समझता हूं कि दुनिया में ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा तथागत के बाद, तथागत बुद्ध के बाद, जिसने जीवन में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नरक से भी बदतर जीवन से बाहर निकाला हो। दूसरा मुझे दुनिया में नजर नहीं आता। इतना बड़ा काम बाबा साहब ने किया। इतनी विषम परिस्थितियों में वो रहे। मैं कह सकता हूं कि इस CST प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग आ जा रहे हैं, जो लोग यहां उपस्थित हैं, उन सबसे ज्यादा तंगी की हालत में, बुरी आर्थिक स्थिति में बाबा साहब अपने तमाम जीवन रहे। उस सब के बावजूद भी वो अपने लक्ष्य को कभी भूले नहीं, अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम करते रहे और अपनी परिस्थितियों को भी अपनी मेहनत और लगन से और अपनी ईमानदारी से
अपने अनुकूल उन्होंने बनाया, और जो कोई ना कर सका वो बाबा साहब ने करके दिखाया। एक एक बात अगर उसकी व्याख्या की जाए तो घंटों निकल जाएंगे। उनके विषय में अगर आप बोलना शुरू करें तो कितना ही बड़ा ज्ञाता हो पूरा नहीं बोल पाएगा, घंटे दिन निकल जाएंगे। पर मैं एक बहुत छोटी सी बात जो बाबा साहब ने कही मेरी समझ में है कि वो बहुत ही एक सार है, एक निचोड़ है, और हम सबको उससे शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। और जो उन्होंने तब कहा उसे आज के संदर्भ में देखना, आज की परिस्थितियों के साथ उसका मिलान करना, और आज की परिस्थितियों को हम कैसे बदल सकें देश हित में, जनहित में, उस नजरिए से देखना शायद ज्यादा बढ़िया होगा। मैं केवल उसी एक बात को लेकर आज अपनी बात आपके सामने रखूंगा, वर्तमान परिस्थितियों को सामने रखते हुए। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक नारा दिया, ये यूं कहे कि इंसानी जिंदगी को तरक्की पर ले जाने के लिए एक रास्ता बताया है। हम सब लोग उसे बोलते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते, अमल में तो लाते ही नहीं है बिल्कुल भी। वो जो सार उन्होंने कहा वो था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जरा कल्पना करो आज के परिप्रेक्ष्य में कि भारत में जो आज परिस्थितियां हैं उनके संदर्भ में इन तीन शब्दों का कितना बड़ा महत्व है। शिक्षित बनो, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये तीनों बातें उन्होंने किसी एक व्यक्ति, किसी एक धर्म, किसी एक जाति, किसी एक संप्रदाय, किसी एक देश के लिए नहीं कही, पूरी मानव जाति के लिए उन्होंने ये बात कही है। अगर समझ में आ जाए और लोग समझ लें और इस पर अमल करें, पूरा जीवन बदल जाएगा, न केवल व्यक्ति का बल्कि उसके समाज का और देश का और मानव जाति का। अफसोस बाबा साहब के जाने के बाद भी लोग इसे अभी तक नहीं समझ पाए। क्या है शिक्षा का मतलब, कितना महत्वपूर्ण है ये। शिक्षा इंसान को जीना सिखाती है, शिक्षा इंसान की तरक्की के सारे रास्ते खोलती है, शिक्षा अच्छे और बुरे में भेद करना हमें सिखाती है, शिक्षा हमें संघर्ष करना सिखाती है, शिक्षा हमें सिखाती है क्या गलत है और क्या सही है, और शिक्षा हमें सिखाती है कि गलत का हमें विरोध करना है और सही का हमें साथ देना है। इंसानी जिंदगी के तमाम रास्ते इसी शिक्षा से खुलते हैं। आप किसी को घर मत दीजिए, किसी को आप रोटी मत दीजिए, किसी को आप और भी कुछ अगर देना चाहते तो मत दीजिए, उसे केवल शिक्षा दे दीजिए। इंसान को शिक्षा मिल जाएगी, ये तमाम चीजें इंसान अपने आप हासिल कर लेगा। लेकिन आज के संदर्भ में देखें, वही शिक्षा लोगों से छीनी जा रही है। आप देखें जरा, और अपने आप भी आत्मावलोकन करें, अपने अंदर भी झांक के देखें कि जो उन्होंने कहा था, क्या हम वाकई में शिक्षित हुए हैं। शिक्षा व्यक्ति के मन से डर निकाल देती है, पर हम कितने डरे हुए लोग हैं। सरकार अगर गलत कर रही है तो उसके विषय में एक शब्द बोलने से पहले हमारी टांगें कांपती हैं, हमें डर लगता है कहीं एफआईआर ना हो जाए, कहीं हमें कोई जेल में न डाल दे।
कहीं कोई हमें पकड़ के ना ले जाए, तो फिर आप शिक्षित कहां हुए? शिक्षा का मतलब यही नहीं है कि आपने पहली क्लास से लेके और ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, पीएचडी कर ली, डिग्रियां ले ली, पोथी पत्र ले ली आपने, लेकिन जीवन जीना ही नहीं सीख पाया, तो काहे की शिक्षा है? अगर आप डरते रहे, और आज भी अगर डर रहे हैं, और आपके मन में डर इतना गहरा बैठा है कि आप किसी भी गलत बात का विरोध तक नहीं करते हैं, तो फिर कहां शिक्षित हुए आप? केवल डिग्री लेके नौकरी कर लेना और तमाम जिंदगी 25-30 साल नौकरी करना और फिर पेंशन लेके रिटायर होके बैठ जाना और फिर बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में अपनी बकाया जिंदगी बिता देना, क्या यही शिक्षा है क्या? तो हम समझे ही नहीं कि बाबा साहब ने किन अर्थों में कहा था कि शिक्षित बनो। हम कितना अपने देश और अपने समाज के प्रति या मानव जाति या प्राणी मात्र के प्रति कितने संवेदनशील हैं, हमने कभी जानने की कोशिश की साथियों? कभी नहीं। और आज जिस तरह से इसी शिक्षा को पूरी तरह से इस देश के लगभग 120 करोड़ लोगों से छीनने की तैयारी चल रही है, हम तब भी शांत हैं, तब भी बोल नहीं रहे हैं। मुर्दे तो नहीं है ना, हम मुर्दे नहीं बोलते हैं। अगर जिंदा है इंसान तो वो बोलता है, पर साथियों कौन बोल रहा है? कहां से आवाज उठ रही है? कहीं है क्या? कहीं भी नहीं। तो हम शिक्षित कहां हुए? इस शिक्षा पर प्रहार जो भी सरकारें, किसी एक सरकार विशेष की बात नहीं कर रहा, आप जब से भारत का संविधान लागू हुआ है 1950 से लेकर आज तक देख लिए, हर सरकार ने शिक्षा की हमेशा उपेक्षा की है और शिक्षा आम आदमी से दूर हो जाए इसके लिए काम किया है। आप कभी सोचते हैं कि 10वीं और 12वीं क्लास में जो बच्चे पास करते हैं उस क्लास को, उनको आगे जाने के लिए, ग्रेजुएट में जाने के लिए, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, उसमें जाने के लिए इम्तिहान क्यों देना पड़ता है? क्यों सरकार ये व्यवस्था नहीं करती कि जितने बच्चों ने इंटरमीडिएट पास किया है, 10+2 पास किया है, वो सारे के सारे पढ़ेंगे, उनको बीए में, बीएससी में, बीकॉम में जहां एडमिशन चाहिए हर किसी को एडमिशन मिलेगा। किस बात का है? इसका मतलब यह है कि हर सरकार शिक्षा अधिक से अधिक लोगों तक ना पहुंच जाए उस पर प्रतिबंध लगाती है। हमने सोचा कभी? नहीं सोचा। कई करोड़ की संख्या में तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ बच्चे इंटरमीडिएट पास करते हैं। ग्रेजुएशन में दाखिला कितने लोगों को मिलता है? लाखों की संख्या। मैं दिल्ली की बात बताता हूं। दिल्ली में करीब 50-60 लाख के लगभग बच्चे पास करते हैं। दाखिला कितने को मिलता है? लाख भर को दाखिला नहीं मिलता। बाकी सारे कैसे पढ़ते हैं? कॉरेस्पॉन्डेंस से। क्यों पढ़ाएंगे आप कॉरेस्पॉन्डेंस से? कॉलेज बनाइए आप, शिक्षा दीजिए आप उनको, लेकिन नहीं, क्योंकि शिक्षा ही वो सूर्य है जो आपको हर चीज को साफ साफ दिखा देगा, आगे बढ़ने के रास्ते खोल देगा, जो गलत करेगा उसके सामने विरोध करने की हिम्मत देगा। इसलिए शिक्षा किसी को मिलनी नहीं चाहिए, और उस समाज को तो मिलनी ही नहीं चाहिए जिसे हमेशा से दबा कर रखा गया, गुलाम बना कर रखा गया। यही साजिश आज भी चल रही है। एक कानून बना गया था, 8वीं क्लास तक बच्चों को फेल नहीं करेंगे। आपने देखा, सुना होगा आपने। तो 8वीं क्लास तक आप बच्चे को फेल नहीं करेंगे तो पढ़ाने की जरूरत क्या है आपको? बहुत सीधा सा सवाल है। जो बच्चा 8वीं क्लास तक पढ़ेगा नहीं, उसे पढ़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि उसे फेल होने का तो डर है ही नहीं। 9वीं में पहुंच ही जाएगा, उसकी नींव कितनी मजबूत होगी? उसकी नींव ही नहीं होगी। मजबूत तो दूर की बात है। और वो सब कौन है? वो सब गरीब समाज के बच्चे हैं, इस देश के दबे कुचले समाज के बच्चे हैं, आम इंसान के बच्चे हैं। इसलिए शिक्षा को दूर किया जा रहा है। वर्तमान सरकार, भारत सरकार
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आई, नई शिक्षा नीति। क्या है नई शिक्षा नीति? तमाम सरकारी जो शिक्षा संस्थान है उन पर ताला लगा दो, उन्हें बंद कर दो और सारी शिक्षा को आप प्राइवेट कर दो। और आप उन्हें अधिकार दे रहे हैं कि इनको ग्रांट मिलेगी नहीं, जिनको मिल रही है धीरे धीरे बंद कर दी जाएगी। और उसके बाद में यूनिवर्सिटी हो, बाकी और इंस्टीट्यूशंस हो, उनको अधिकार दे दिया कि अपना सिलेबस आप तय करेंगे और अपना फीस स्ट्रक्चर आप तय करेंगे। क्या स्थिति होगी? मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हम में से कोई किसी की भी हिम्मत नहीं है कि अपने बच्चे को उन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा सके जहां वो फीस स्ट्रक्चर अपने आप तय करेंगे। नहीं पढ़ा पाएंगे। तो जब आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, आप नहीं पढ़ा पाएंगे, किसी और की बात क्या करेंगे आप? गरीब आदमी की बात क्या करेंगे? सरकार तो मान ही चुकी है ना कि इस देश में आज की तारीख में 80 करोड़ लोग भिखारी हैं। यही मान चुके हैं ना सरकार। तो जिन लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, जिन लोगों के पास शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, कहां से अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? यह है चीज सोचने की। अगर हम इस चीज को सोचते हैं, हम इस चीज को जानते हैं, इस चीज के विरोध में जहां भी कहीं हो रहा है विरोध करने के लिए खड़े होते हैं और सही जो होना चाहिए उसके लिए हम नीति बनाते हैं, आंदोलन करते हैं, तभी मानिए आप शिक्षित हैं। अन्यथा तो आप मुझे कहने की जरूरत नहीं। यह है इस देश की हालत। यह है इस देश की हालत कि जो अनपढ़ लोग हैं वो देश का शासन चला रहे हैं। अनपढ़ लोग, किसी एक का नाम लेने की जरूरत है क्या? अपराधी लोग इस देश का शासन चला रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम घरों में बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बाबा साहब की आप जयंती मनाएं, लेकिन क्या ये सब कुछ इसी जयंती तक ऐसे ही मनाएं, फूल चढ़ाएं, अगरबत्ती जलाएं, यहां लोगों को बुलाएं, सम्मान करें, उनके भाषण सुने और उसके बाद खा पी के घर जाएं, खेल खत्म? यही है क्या? इसे बदलना पड़ेगा। और अगर बदले नहीं, कहानी खत्म हो जाएगी। और अब जो इस देश की स्थिति है, मुझे कहने में कोई शक नहीं है, कोई झिझक नहीं है। आप सहमत होंगे या नहीं मैं नहीं जानता, पर आपके पास मात्र 2 साल हैं, मात्र 2 साल। अगर इन 2 साल भी आप सोते रहे, 2 साल भी आप जगे नहीं, 2 साल भी खड़े होकर जो कुछ देश में गलत हो रहा है उसको बदलने के लिए आपने आंदोलन नहीं किया, तो 2 साल के बाद यानी 2024 का अगर लोकसभा चुनाव वर्तमान भाजपा सरकार अगर जीत गई तो आपके पास में इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। आप ये जन्मदिन जो आज मना रहे हैं ये कभी नहीं मना पाएंगे 2024 के बाद। आप लिख लेना, हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन सच कहना ये मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि श्रोताओं को क्या पसंद आता है ये कहना, उनकी प्रशंसा लूटना, उनकी हमदर्दी हासिल करना, यह सड़क चलते हुए व्यक्ति के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जो नेता है, नेतृत्व करता है, उसके लिए कदापि अच्छा नहीं है। उसके लिए वही ठीक है कि वो लोगों को बताए आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। फिर आप उसे माने या ना माने ये आपके ऊपर निर्भर है। आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। अभी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ और विधानसभा चुनाव के बाद में, मैं उस चुनाव की बात नहीं करूंगा, उसके बाद जो क्यों हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूं। विधानसभा चुनाव के बाद में विधान परिषद के चुनाव हुए। आपने न्यूज तो देखी होंगी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आते लेकिन सोशल मीडिया पर तो देखी होंगी कि जो समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी के प्रत्याशी थे, किस तरह से उन्हें मारा गया, पीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उन्हें नॉमिनेशन नहीं करने दिया गया। अगर ये हालात हो जाएं तो कहीं भी किसी प्रदेश में सरकार बनाने के लिए या केंद्र में सरकार बनाने के लिए तो फिर चुनाव की भी क्या जरूरत है। इतना ही तो करना है, अगर केंद्र सरकार बनानी है 273 सीटों पर आप नॉमिनेशन ही ना करने दो, लगा दो फोर्स, लगा दो अपने आदमी, नॉमिनेशन ही नहीं होगा, अपने आप सरकार बन जाएगी, वो निर्भय चुन के आ जाएंगे। यही तो करना है।
बावजूद उसके हम सब शांत बैठे। कहां है हमारी एजुकेशन? नहीं है। तो साथियों, बाबा साहब ने जो सबके लिए कहा शिक्षित बनो, उन्होंने कोई भी बात ऐसी नहीं की जिसे उन्होंने अपने जीवन में अमल में नहीं लाए हो। हर वो बात कही जो उनका अपना कर्म था, जो उनका अपना अनुभव था, वही कही। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो इतने बड़े शिक्षित थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जब 300 साल पूरे होने के बाद बाबा साहब को विश्व रत्न की सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब दिया, किसको मिलता है दुनिया में? पहले ही मैं समझता हूं बाबा साहब ने किसी को मिला नहीं। और अभी बताकर गए हैं के ठाकुर साहब, एशिया के सबसे बड़े, उस जमाने के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बाबा साहब। उनका अपना निजी पुस्तकालय इतना बड़ा था जिसमें 50,000 से भी ज्यादा किताबें, निजी पुस्तकालय। वो ज्ञान का दीपक, वो ज्ञान का सूर्य बाबा साहब थे। पर हम क्या हैं? हम अगर बाबा साहब के बताए रास्ते पर ईमानदारी से चल नहीं सकते, तो मैं समझता हूं हम में से किसी को भी उनका नाम लेने की जरूरत नहीं। हम कुछ भी कर लें, बाबा साहब को कुछ नहीं दे सकते। जो उन्होंने दिया है हम उसे भी बचा नहीं पा रहे हैं। आपने देखा है और आप लगातार देख भी रहे हैं कैसे आपकी आंखों के सामने इस 135 करोड़ की आबादी में आपके इतने नेता हैं, एमएलए, एमपी, पार्टियों के प्रमुख, उस सब के बावजूद सब कुछ छीन लिया गया। आप रेलवे के, चलिए रेलवे की बात करता हूं मैं, एजुकेशन की बात है, उसी से जोड़ के इस बात को करता हूं। रेलवे में रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है। बताएंगे मुझे कि देश के संविधान में कहां निजीकरण की व्यवस्था है? भारत के संविधान में कहीं भी निजीकरण का कोई उल्लेख नहीं है। उल्लेख है कि राज्य कल्याणकारी राज्य होगा, और जो निजी व्यक्ति होता है, निजी व्यापारी उद्योगपति होता है, वो अपने लिए काम करता है, कल्याण के लिए काम नहीं करता। अगर उसे मुनाफा नहीं होगा कुछ भी नहीं करेगा, और मुनाफा होगा तो कुछ भी करेगा। लेकिन सरकार का दायित्व है कि कैसा ही भी समय हो, उसका काम है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, वेलफेयर स्टेट। लोगों के भले के लिए उसे काम करना है, और लोगों के भले के लिए ही इतने सरकारी उद्योग लगाए गए, जिनमें रेलवे आपका सबसे बड़ा है। आप जानते हैं, मुझे तो ज्यादा जानकारी है नहीं, पर फिर भी जो मोटा मोटा सा आंकड़ा है, रेलवे में पूरे देश भर में तकरीबन 14 लाख एम्प्लॉय हैं। उनको छोड़ देते हैं जो इनडायरेक्ट रूप से इसके साथ में जुड़े हैं, कोई भी काम करते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉय हैं वो 14 लाख हैं, जिनमें तकरीबन 2-2.25 लाख जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। तो बाकी इतने रह गए। और अब रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, और निजीकरण किसको किया जा रहा है ये भी आप सब जानते हैं। मैं नाम बताता हूं उसका। एक ही व्यक्ति के हाथों में सारी रेलवे सौंपने की तैयारी है। कौन है वो? अडानी। उसके हाथ में सारी चीजें दी जा रही है। और आप सब जानते हैं, सरकारी आंकड़ा है कि रेलवे का, ये यूं कहिए कि किसी भी सरकारी संस्थान का अगर निजीकरण होगा तो 80% नौकरियां खत्म हो जाएंगी, यानी केवल 20% नौकरियां बचेंगी। और जो 20% नौकरियां बचेंगी, उसके हिसाब से कैलकुलेट करिए, रेलवे का जिस दिन पूरी तरह से निजीकरण हो जाएगा तो इस रेलवे में से कुल 11 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी। 14 लाख में से 11 लाख। और जब 11 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी तो कितनी बड़ी बेरोजगारी फैलेगी, कितना बड़ा हाहाकार इस देश में बचेगा, लोग किस तरह से भूखे मरेंगे। ये तो केवल एक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। और वो भी और बताना चाहता हूं कि जो 11 लाख नौकरियां जाएंगी, किस किस की जाएंगी? इन 11 लाख नौकरियों में आप लोगों के एसोसिएशन SC/ST वालों की तकरीबन 3-3.5 लाख
एम्प्लॉय हैं SC ST के, कुछ OBC के हैं, कुछ माइनॉरिटी के हैं। टोटल मिला के मैं जानता हूं कि 5 लाख से ज्यादा नहीं है, इससे कम ही होंगे। तो इनकी तो जानी जानी है, क्योंकि ये तो निशाने पे है ही। तो 5 लाख तो इनकी नौकरियां गई, वो 6 लाख नौकरियां किन की जाएंगी? 11 लाख जानी है ना। तो वो 6 लाख नौकरियां उन्हीं लोगों की जाएंगी जिनके नाम पर आज की भारत सरकार राजनीति कर रही है। तथाकथित हिंदू समाज के लोगों की जाएगी, नाम मुझे लेना पड़ रहा है। वो 6 लाख नौकरियां उनकी जाएंगी। तो जो सरकार संविधान के विरोध में निजीकरण कर रही है, वो सरकार आपके नाम पर राजनीति करती है, लेकिन आप ही की गर्दन काट रही है। क्या कोई ये 11 लाख लोग जो हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इनमें से अगर 10% लोग भी सड़क पर निकल आए, सरकार सोच भी नहीं सकेगी निजीकरण कर दे, लेकिन सारे के सारे चुप बैठे। किस बात के लिए चुप बैठे भाई? आपको नहीं दिखाई दे रहा कि आपका भविष्य पूरी तरह से अंधकार में है? आपको नहीं दिखाई दे रहा कि जब आपका भविष्य अंधकार में है तो आपके आने वाले बच्चे, उनकी पीढ़ी का भविष्य वो भी अंधकार में है? तो हम समझे ही नहीं कि शिक्षा क्या है। और बाबा साहब ने फिर आगे कहा, दूसरा उस पर आता हूं, शिक्षित बनो, संगठित रहो। आज आपको जो अधिकार है अपनी यूनियन बनाने का, उस यूनियन को मान्यता देने का, यह कानूनी अधिकार किसने दिलाया आपको? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। आपको ध्यान होगा जब 1942 से लेकर 46 तक बाबा साहब गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेबर मेंबर रहे थे, एक तरह से कहें कि लेबर मिनिस्टर रहे थे, उस दौरान लेबर को क्या अधिकार होने चाहिए, वो सारे अधिकार बाबा साहब ने दिलाए। जैसे उनके काम के घंटे कितने होने चाहिए? 8 घंटे, वो अधिकार बाबा साहब ने दिलाए। वो ये यूनियन है, रजिस्टर्ड यूनियन, उनको मान्यता मिले, वो अधिकार बाबा साहब ने दिलाए। उनको मेडिकल फैसिलिटी मिले, ये अधिकार बाबा साहब ने दिलाए। उनको, जो हमारी बहनें प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट के दौरान भी उनकी तनख्वाह नहीं काटी जाए, और प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद उनको छुट्टी मिले, और वो भी उसकी पैसे भी मिले, तनख्वाह भी मिले। ये सारे अधिकार किसने दिलाए? बाबा साहब ने दिलाए। ऐसे कितने अधिकार जो लेबर के थे, बाबा साहब ने दिलाए, पर हम उनका सदुपयोग नहीं कर पाए। आपको इसीलिए तो बताया था कि संगठित रहो, तो संगठन बनाने का, उसे चलाने का, मान्यता देने का अधिकार आपको दिलाया। कहां है आपके संगठन? क्यों आवाज नहीं उठाते हैं? और साथियों, संगठन में ही शक्ति है। अगर संगठित आप नहीं रहेंगे तो आपको एक एक करके तोड़ा जाएगा, और उसके बाद में आपको खत्म किया जाएगा। बहुत ऐसी कहावत है, सुनाता हूं मैं, बार बार आपको, लोगों को सुनाता हूं, आपको भी सुना रहा हूं आज। एक व्यक्ति, ये यूं कहें, ये एक व्यक्ति अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा था, और वो लकड़ियां चुन के लाया। तो एक लकड़ी एक बेटे के हाथ में दी, उसने ली और तोड़ दी। उसे कहा इसे तोड़ो, उसने तोड़ दी। दूसरे बेटे के हाथ में दी लकड़ी, उसने भी ली और तोड़ दी। फिर उसने क्या काम करा कि बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी कट्ठर में बांध दी, और फिर कहा कि अब तोड़ो। आप नहीं तोड़ पाए। ये बार बार समझाया जाता है, इतनी सी मोटी बात हम अमल में क्यों नहीं लाते हैं? संगठन में ही शक्ति है, इसलिए बाबा साहब ने कहा संगठित रहो, और केवल रहो नहीं, समाज को भी संगठित करो, तभी आप कुछ कर पाएंगे। अगर संगठन नहीं है तो आपको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। और इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, मनुवादी व्यवस्था ने, जब से यहां पर उन्होंने लागू की, शुरू से लेकर आज तक लोग संगठित ना हो, इसको बार बार तोड़ा। पहले वर्ण व्यवस्था बनाई, फिर आखिरी वर्ण में से, शूद्रों में से 6743 जातियां, इतने बुरी तरह से तोड़ा, बिखेर दिया, और आज हम सभी लोग उसी बिखरे हुए समाज का हिस्सा बनकर जी रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था ना, जाति पाति तोड़ो,
जाति पाति खत्म करो। किसके लिए क्या होता है? जाति किस में है? शूद्रों में तो जातियां हैं। और शूद्र कौन है आज की तारीख में? आप सब जानते हैं, SC, ST, OBC, ये सारे शूद्र हैं। ये सारे शूद्र हैं, उसी चौथे वर्ण का हिस्सा हैं। और इन सबको ऐसे बिखेरा गया। आप आज भी उसी बिखरे हुए समाज में जी रहे हैं। क्यों नहीं कोशिश करते कि ये सारे टुकड़े इकट्ठे करके हम मजबूत बने, संगठित हो, और ये सत्ता जो हमारे लिए थी, जो सत्ता हमारे लिए होनी चाहिए, उन लोगों के हाथों से सत्ता को छीन लें। याद नहीं बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक शक्ति ही हर ताले की चाबी है? नहीं आता ध्यान आपको? आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठी है, केंद्र में, राज्यों में है, कई में। ये सरकार में है तभी वो सब करवा रही है जो वो करना चाहती है। जब तक सरकार में नहीं थी, ये कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने समझ लिया कि राजनीतिक शक्ति ही हर ताले की चाबी है। और जिनके लिए कहा बाबा साहब ने, वो सब सो रहे हैं, वो नहीं समझ पाए। तो कहां हैं हम संगठित? और हम संगठित नहीं हैं, इसीलिए हमारा ये हाल है। और जब तक हम संगठित नहीं होंगे, ये हाल ऐसे ही रहेगा। और फिर कह रहा हूं, 2 साल बाद भारतीय जनता पार्टी अगर लोकसभा में जीत के आ गई, इस देश में चुनाव नहीं होगा, इस देश में लोकतंत्र नहीं होगा, इस देश का संविधान खत्म कर दिया जाएगा, इस देश में राजतंत्र लागू होगा, और इस देश में मनुस्मृति का संविधान लागू होगा, जहां इस देश की आधी आबादी और इन तमाम शूद्रों को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं होगा। फिर भी समझ में नहीं आता, अभी भी दिखाई नहीं देता आपको। इसे देखना सीखो, तभी शिक्षित हैं आप। इसे समझना सीखो, तभी शिक्षित हैं आप। अन्यथा सुबह से शाम तक नौकरी करना, शाम को घर में जाके बीवी बच्चों के साथ में बैठ जाना, खाना खा के सो जाना, फिर सुबह इसी चक्र में चलते रहना, इसका नाम न तो शिक्षा है और न ही इसका नाम जीना है। ये जिंदगी नहीं है साथियों। समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। एक एक करके लोग संगठित ना हो, उस सबको सारी नीतियां उसी तरह की हो रही है। और आप संगठित होकर संघर्ष ना कर सकें, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो आप संघर्ष ना करें तो आपको डराया जाता है। कैसे डराया जाता है? डराने के लिए कानून लाए जाते हैं, यूएपीए जैसे कानून लाए जाते हैं, एनएसए जैसे कानून लाए जाते हैं। आपको एनएसए में झूठी एफआईआर लगा के बंद किया जाता है। डॉक्टर कफील अहमद और डॉक्टर ऐसे कितने ही लोग हैं, उनका उदाहरण आप सबको मालूम है, भूले तो नहीं होंगे ना आप सारे के सारे। बेगुनाह लोगों पर झूठी एफआईआर की जाती है और फिर उन्हें जेलों में बंद किया जाता है। यूएपीए जैसे सख्त कानून, जेल नहीं, उनसे बेल नहीं मिलती है, जेल में पड़े रहते हैं। और इस सब को ताकत देने के लिए हमारी अदालतें क्या करती हैं, उनका भी तो जिक्र होना जरूरी है ना, तभी तो ये सारी चीजें पूरी होंगी ना। देश की अदालतें क्या करती हैं? एक उदाहरण देता हूं, इसी से आप समझ लेंगे। जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जिन लोगों को यूएपीए कानून के तहत दिल्ली दंगों में झूठा फंसाकर मुकदमे लगाए गए थे, एक समाज विशेष के लोग थे, अधिकतर मुस्लिम समाज के लोग थे। उनमें से 2 लोगों की बेल पर सुनवाई के दौरान, आप देखिए मजाक कैसे होता है, 2 लोगों की बेल की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत बढ़िया फैसला दिया, उनको बेल दी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं है, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, उनके लिए उन्हें जमानत देते हुए कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया।
पूरी केस फाइल में इनके खिलाफ कुछ नहीं है और इसलिए उनको बेल दी। मेरा एक सवाल कि जब अदालत खुद ये कह रही है कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है तो मुकदमा खत्म क्यों नहीं किया? ऑनरेबल हाई कोर्ट को तो सारी पावर है। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत इनहेरेंट पावर है उनको। एफआईआर खत्म करने, चार्जशीट खत्म करने की पावर उन्हीं को है, हाई कोर्ट को है क्वेश्चन करने की पावर। तो जब आप ये मान रहे हैं कि इनके खिलाफ कुछ नहीं है तो आपने केस क्यों नहीं खत्म किया? क्योंकि 1 साल बाद आप बेल दे रहे हैं, सुनवाई कर रहे हैं, चार्जशीट फाइल हो चुकी थी, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं था जो आपके सामने नहीं था, जिस पर बहस नहीं हुई और जिस पर चर्चा नहीं हुई। तो जब सब कुछ आपके सामने था और आप ये मानते हैं कि कुछ नहीं हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया, तो आपने मुकदमा खारिज क्यों नहीं किया? और जिन लोगों ने ये झूठा मुकदमा बनाया उनके खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया? नहीं कराया, कुछ नहीं किया। तो इस फैसले का क्या मतलब है? इस बेल देने का मतलब भी क्या है? और यही अदालतें हैं जो आज की तारीख में जो आम आदमी के साथ में हो रहा है, जो आपको मुझे बिल्कुल अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, जो हर कोई जानता है, जिसे क्या अदालत को दिखाई नहीं दे रहा? देश में जिस तरह से पिछले 1 महीने से आप देख रहे हैं, हर दिन कहीं ना कहीं एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कहीं मस्जिद पर भगवा लहराया जा रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। क्या दिखाई नहीं दे रहा अदालतों को? क्या माननीय प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा? अगर उन्हें दिखाई नहीं दे रहा तो और भी दुख की बात है, और देखकर वो चुप हैं, ये तो बहुत ही खेद की बात है। और बहुत सिंपल है कि सब कुछ उन्हीं के द्वारा सब कुछ ही किया जा रहा है। अदालतें चुप हैं। इस स्थिति से हम लोग आज की तारीख में गुजर रहे हैं। तो साथियों, बाबा साहब के ये तीनों मूल मंत्र, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, अगर हम इन्हें समझेंगे नहीं तो हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है साथियों। केवल पढ़ लेना, समझ लेना, किसी भी मीटिंग में उसकी चर्चा कर देना और कहीं कोई ऐसी बात हो तो यह विद्वता दिखाना कि मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, इसका कोई मतलब नहीं है साथियों। यह तभी महत्वपूर्ण है, यह तभी अर्थपूर्ण है कि जब हम इसे अपनी जिंदगी का, अपने आचरण का हिस्सा बनाएं, उस पर अमल करें, उसे अमल में लाएं, अपनी जिंदगी को बाबा साहब जैसे जिए उस तरह से जीने का प्रयास करें। जीवन भर संघर्ष किया उन्होंने, लेकिन कभी किसी के सामने झुके नहीं, कभी किसी से डरे नहीं। जो काम करना था करके दिखाया, जो बात कहनी थी बिना किसी डर और झिझक के कही, सबके सामने कही। उसी का नतीजा था जीवन की सारी सच्चाइयों को जानकर, पूरे इतिहास को जानकर पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम बनाया। और आज पूरी दुनिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानती है, नमन करती है। लेकिन साथियों, हमने क्या किया? हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। आप देखते हैं साथियों, कितनी बड़ी बुरी हालत देश में है। देश में एक आज की तारीख में 17 करोड़ लोग डिग्रीधारी बेरोजगार हैं, और उस पर निजीकरण, यानी जो लोग हैं जिनके पास नौकरी, उनको भी निकाला जा रहा है। 17 करोड़ डिग्रीधारी बेरोजगार, जिनके पास बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएड, पीएचडी की डिग्री है। सरकार कोई इस विषय में काम कर रही है? नहीं। क्या हम कोई इस विषय में काम कर रहे हैं? नहीं। सरकार नहीं कर रही, मैं मानता हूं। हम क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? हम क्यों चुप बैठे हैं? देश में वेलफेयर स्टेट की
की स्थापना करनी थी, लेकिन किस राज्य की स्थापना की जा रही है? लोगों के अधिकारों को लगातार कुचला जा रहा है, पर हम बाबा साहब के मानने वाले होते हुए भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, इन परिस्थितियों को हमें जानना होगा, समझना होगा और अपने आप से सवाल पूछना होगा कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। संघर्ष केवल यही नहीं कि बाहर से ही हमें बाहर ही लड़ना है, बाहर भी लड़ना है, अपने अंदर भी लड़ना है, क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत सी चीजें छुपी बैठी हैं। मैं देखता हूं ऐसे बहुत से साथी हैं, बाबा साहब का नाम लेते हैं, जयंती मनाते हैं, बड़े जोश में नारे लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा दी, इतना सा भी अमल नहीं है। उनके घरों में जाके देखो, आपको कई तरह के धार्मिक फोटो मिलेंगे, आपको उनकी पूजा करते हुए लोग मिलेंगे आपको। बाबा साहब क्या सिखा के गए थे? और आप तो महाराष्ट्र के लोग हैं, महाराष्ट्र को तो जितना बाबा साहब ने दिया उतना तो किसी और राज्य को भी नहीं मिला जितना आपको मिला है। और आप क्या कर रहे हैं? आप तो लीडर होने चाहिए थे, देश के लीडर तो आप ही में से होने चाहिए थे, लेकिन कहां हैं आप? कहां खड़े हैं आप? कहीं भी नहीं। ये जो हम दोगला चरित्र अपना रखते हैं, इसे ना रखें। अगर आप नहीं मानते उन्हें या उनके बताए रास्ते पर नहीं चल सकते, कोई बात नहीं, छोड़ दो उनको, लेकिन दो नावों में तो पैर मत रखो। एक बाबा साहब को मानने वाली नाव और एक बाबा साहब के विरोधी नाव, तो दो नावों में जिसके पैर होंगे, आप तो समुद्र के किनारे रहते हो, क्या हाल होगा उसका डूबना निश्चित है। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, हमें बाबा साहब को समझने की जरूरत है, ईमानदारी से, ईमानदारी अपने प्रति भी और बाबा साहब के मिशन के प्रति भी। अगर इसे समझेंगे तभी कुछ हो पाएगा। और फिर कह रहा हूं, 2 ही साल हैं, इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाना है। हम एक अभियान चला रहे हैं और वो अभियान ये है कि मैं जो वोट डालता हूं, मुझे अपनी उस वोट को यह जानने का अधिकार है कि मैंने जिस व्यक्ति और जिस पार्टी को वो वोट दी है, मेरा वो वोट उसी व्यक्ति और उसी पार्टी के खाते में गिना जाना चाहिए। और यह प्रक्रिया बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, शीशे की तरह साफ, सबको साफ साफ नजर आना चाहिए कि मेरी वोट जिस व्यक्ति और जिस पार्टी को, उसी को गई है। लेकिन आज जो इस देश में प्रक्रिया अपनाई जा रही है, यह प्रक्रिया संविधान के विरुद्ध है, उस संविधान के विरुद्ध जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, उस संविधान के विरुद्ध जिस संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के हर नागरिक को इंसान की तरह जीने के तमाम अधिकार दिए, स्वतंत्रता पूर्वक रहने का, आने जाने का, बोलने का, समानता के व्यवहार हम एक दूसरे के साथ करें उसका, भाईचारा हम सबके बीच में बढ़े उसका, हर तरह के अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिए। अभी यहां पर एक बहुत बड़ी बात माननीय के ठाकुर साहब ने कही कि सामाजिक और आर्थिक विशेषकर इस पर काम हुआ। बाबा साहब चाहते थे कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होना चाहिए। हुआ क्या? समाज में आज भी वही घृणा है और इस घृणा को लगातार बढ़ाया जा रहा है, भाईचारा खत्म किया जा रहा है। और आर्थिक उन्नति कितनी है? इस देश के 1% लोगों के पास, 1% लोगों के पास इस देश की 75% संपत्ति है। और लगातार सरकार यही काम कर रही है कि उनकी संपत्ति को और बढ़ाया जाए, तभी व्यक्ति विशेष को लगातार दिए जा रहे हैं। आप देखेंगे 2 ही यार हैं आज की सरकार के, हम 2 और हमारे 2 ही यार हैं, उन्हीं दोनों को दिया जा रहा है, सब कुछ उन्हीं के हाथों में दिया जा रहा है। गरीब आदमी का 10,000 और 20,000 कर्जा माफ नहीं किया जाता,
तहसीलदार भेज देता है, उठा के ले आते हैं, 15 दिन को जेल में डाल देते हैं। लेकिन इन अमीरों के लाखों करोड़ कर्जे माफ किए जा रहे हैं। 9 लाख करोड़ कर्जा, 9 लाख करोड़ ऋण माफ कर चुकी है। इसके अलावा जो छूट दी गई है वो अलग है, और जो कर्जा पड़ा है वो अलग है, लेकिन गरीब को नहीं मिलेगा। तो उसी संविधान ने जो हमें अधिकार दिया, वोट का अधिकार, जो अगर हम नहीं जागे तो 2 साल बाद वो वोट का अधिकार भी खत्म होगा। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, ये 2 साल ध्यान रखना, हम उसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि मैं जो वोट डालना हो, मेरी वोट उसी व्यक्ति, उस पार्टी को जाए, प्रक्रिया साफ सुथरी हो। लेकिन कितने दुख और अफसोस की बात है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय 8 अक्टूबर 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले मुकदमे में फैसला देते हुए कहता है, पैरा नंबर 27 में, कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। यानी कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव ईवीएम से संभव नहीं है। तो ईवीएम को खत्म क्यों नहीं किया? ईवीएम क्यों जारी है अभी तक? और मैं बार बार यह सवाल पूछ रहा हूं कि इस देश के जो सबसे बड़ी अदालत है उसके सारे जज बताएं, इस देश के हाई कोर्ट के सारे जज बताएं, इस देश के सारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, पीसीएस, एसडीएम, कलेक्टर, एडीएम, आपके रेलवे के जितने अधिकारी हैं, इस देश के जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी वकील हैं, इंजीनियर, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो बताएं कि ये ईवीएम प्रणाली जो इस चुनाव व्यवस्था में लागू है, ये कैसे काम करती है, इनमें से कौन जानता है? कोई नहीं जानता। बड़े अफसोस की बात कि 135 करोड़ की आबादी वाला देश, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं हो सकता, उस देश का न्यायालय और कोई भी अदालत उस व्यवस्था को खत्म नहीं कर रही, लगातार जारी रखना चाहती है। और उस व्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए उसके साथ में वीवीपैट लगा दिया। और मजा देखिए आप, ईवीएम के साथ में वीवीपैट लगा दिया, पर्ची वीवीपैट में जाती है, वही वोट है और उसकी गिनती नहीं होती है। देख रहे मजाक? ऐसा मजाक इस दुनिया में शायद ही कहीं होता हो। तो आपकी वोट का मतलब क्या है? फिर वीवीपैट क्यों लगाई थी आपने? अगर वीवीपैट में पर्चियां जानी है तो पर्चियां वीवीपैट की ही गिनी जानी चाहिए, वही तो वोट है। वो आप गिन नहीं रहे और उस मशीन को बटन दबा के आप गिनते हो जिसके विषय में आप नहीं जानते। इस देश की 99% से ज्यादा आबादी, 99% से ज्यादा आबादी नहीं जानती ईवीएम कैसे काम करता है। देख रहे हैं आप मजाक? और अब आने वाले समय में जो आपका वोटर आई कार्ड है और इलेक्शन कार्ड है, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है और ईवीएम के साथ साथ ऑनलाइन आपकी वोटिंग की कार्रवाई शुरू करने जा रही है सरकार। इलेक्शन कमीशन पिछले 2 साल से इस पर काम कर रहा है। और ऑनलाइन कैसे होता है, ऑनलाइन कितनी गड़बड़ी होती है, मैं समझता हूं आप सब लोग इस बात को समझ सकते हैं, जानते हैं। तो आपका जो भी अधिकार है उस अधिकार को लगातार छीना जा रहा है और हम सब चुप हैं। क्या हमारे अंदर का इंसान पूरी तरह से मर चुका है? क्या हम अपने बच्चों के प्रति भी वफादार नहीं हैं? क्योंकि आने वाले समय में आप नहीं, आपकी पीढ़ियां पूरी तरह से तबाह और बर्बाद की जाएंगी। बचेगा नहीं कुछ भी। जागना आपको पड़ेगा, समझना आपको पड़ेगा, खड़े आपको होना पड़ेगा, आंदोलन आपको करना पड़ेगा, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। नहीं तो बाबा साहब का ये जन्मदिन मनाना, बाबा साहब का नाम लेना, महापुरुषों के जीवन के विषय में चर्चाएं करना बंद करो यार। कुछ नहीं है इन सब चीजों का मतलब, कुछ नहीं। अकेले इंसान ने हमें सब कुछ दिया और हम इतनी सारी भीड़ होके जो उन्होंने दिया हम उसे बचा भी नहीं पा रहे हैं, बोल भी नहीं रहे हैं। इस बात के लिए हम कड़वी बात कहता हूं लेकिन सच है वही कहता हूं।
और ये बाबा साहब ने सिखाया, इसीलिए संघर्ष करता हूं। आपसे यही निवेदन है, बाबा साहब को फिर से पढ़ो, फिर से समझो और समझकर जो आपका कर्तव्य है उस कर्तव्य के पालन के लिए पहल करो, तभी बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। जो व्यवस्था लागू करने की तैयारी हो रही है, उस व्यवस्था में इस देश की आधी आबादी, महिलाओं की आबादी, उनका कोई स्थान नहीं है, चाहे उन्हीं की महिलाएं हों वो। तो ये जो स्थिति है, हमें इसको समझने की जरूरत है, बदलना पड़ेगा, नहीं तो हालात बद से बदतर होंगे। आपने मुझे यहां बुलाया, बहुत सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया और आप सबने बहुत ध्यान से मुझे सुना। उस सब के लिए मैं सभी साथियों का, विशेषकर ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन रनिंग और विशेषकर उसमें भी आदरणीय एसएन कमरे साहब, उनकी पूरी टीम और यहां पर उपस्थित सभी अधिकारियों का दिल से आभारी हूं। साथियों, कभी और मौका मिलेगा फिर आपके बीच में आएंगे और आना ही पड़ेगा, बहुत जल्दी आएंगे। वैसे मैं अपने साथ में जो हम हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, उस हस्ताक्षर अभियान के फॉर्म लेकर आया हूं, तो जो भी साथी अगर चाहें वो ले सकते हैं, क्योंकि यह हस्ताक्षर अभियान ईवीएम को हटाने के लिए है, जिसकी हमने समय सीमा आखिरी 26 नवंबर घोषित की है। इसमें पहले 2 महीने में हम यही काम कर रहे हैं कि पूरे देश भर में, क्योंकि 90 करोड़ मतदाता हैं, तो तकरीबन 50 करोड़ मतदाताओं को टारगेट लेके चले हैं कि इस 2 महीने में सिग्नेचर करें। अगर सड़क पर नहीं आ सकते तो फॉर्म भरकर तो दे ही सकते हैं, अपना नाम, अपना वोटर आई कार्ड, अपना मोबाइल नंबर, अपने दस्तखत करके तो समर्थन हमें दे ही सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आपको कोई फांसी नहीं होनी, कोई मुकदमा नहीं होना, ताकि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने कह सकें कि इस देश के इतने करोड़ लोग नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो, चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए। आपके मन में सवाल नहीं आता, एक पार्टी जो 2014 से पहले लगातार ईवीएम का विरोध करती थी, जिसके एक MP जीवीएल नरसिम्हा ने इस ईवीएम को खत्म करने के लिए 246 पेज की किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, उस पार्टी ने, और जिसके एक MP ने मुकदमा डाला, आज वो ईवीएम पर चुप क्यों है? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, इस सिग्नेचर अभियान में हमारा साथ दीजिए। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, उस नंबर पर आप मुझे कहेंगे तो मैं PDF कॉपी भी उस नंबर पर दे सकता हूं। सारे साथी उसकी फोटो कॉपी निकलवाइए डाउनलोड करके और भर के भेजिए, इस आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। नंबर मैं आपको बता देता हूं, 7840868666 7840868666 78 40 86 86 66। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब के लिए जोरदार तालियों को। साहब का भाषण इस जयंती प्रोग्राम का एक अत्युच्च स्थान रहा है, ऐसा मैं मान सकता हूँ। आप लोग जिस तरह से साहब को सुना, और मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा आखिरी आभार प्रदर्शन के लिए हमारे अध्यक्ष साहब सन्मान